आज हमसे रूबरू हैं प्रेमलता वैष्णव। प्रेमलता जी, आपका स्वागत करते हैं। प्रेमलता जी, आप अमेरिका में रहकर वहाँ पर हिंदी भाषा की कुछ सेवा कर रही हैं। बताएं कि ये सफ़र कब और कैसे शुरू हुआ। नमस्कार। सफ़र कैसे शुरू हुआ? शादी के बाद मैं अमेरिका गई और कोलंबिया यूनिवर्सिटी में किसी से जान पहचान थी। मेरी नहीं, मेरे हस्बैंड की। वो वहाँ स्टूडेंट होते थे उस वक्त, तो वहाँ पर कोई क्लास शुरू हो रही थी और उन्हें मेरे बारे में पता लगा, तो उन्होंने मुझे बुलाया और इस तरह से हिंदी पढ़ाने की शुरुआत अमेरिका में हुई। ये कौन से साल की बात है? 2001। ये बताएं कि अमेरिका में तो हिंदी भाषा नहीं है, हमारी भाषा है हिंदी। जी। तो वहाँ इसे पढ़ाना और इसके बारे में लोगों को अवगत कराना, ये कितना चैलेंजिंग था? चुनौतियाँ हर क्षेत्र में होती हैं और मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि उन्हें हिंदी से अवगत कराने से ज़्यादा शुरुआती दिनों में मेरे लिए चुनौती थी कि मुझे सीखना है कि उन्हें कैसे सिखाना है। अंग्रेज़ी भाषा हम बोलते हैं हिंदुस्तान में, लेकिन जब आपको 24 घंटे उसी भाषा में रहना है, उसी भाषा में आपकी बात को बेहतर समझा जाएगा, तो वो चुनौती आपके लिए ज़्यादा हो जाती है। तो एक तरह से हम हिंदी को अंग्रेज़ी में पढ़ाते हैं और ख़ासकर उन दिनों ऐसा था। अभी तो अनुभव हो गया है कि हमने रास्ते निकाल लिए हैं। तो इस तरह की ये चुनौती मेरे लिए पहली थी। प्रेमलता जी, ये बताएं कि अमेरिका में बहुत सारे लोग, वैसे लोग जो भारतीय नहीं है या जिनका हिंदी से राब्ता नहीं पड़ा, क्या वे लोग भी हिंदी के प्रति कुछ जिज्ञासा रखते हैं और सीखने की इच्छा रखते हैं, और यदि हाँ तो क्यों? बहुत अच्छा प्रश्न है। और आज के समय में मुझे लगता है कि अगर हम देखें कि हिंदी का जो पठन पाठन विदेशों में हो रहा है, चाहे वो अमेरिका हो या यूरोप में कहीं हो, हम ये पाते हैं कि वहाँ के जो विद्यार्थी हैं, सारे नहीं लेकिन कुछ, खासकर जो आपने कहा वैसे जो भारतीय मूल के नहीं हैं, उनकी दिलचस्पी ज़्यादा है और वो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। और कभी कभी मैं ऐसा कह देती हूँ कि मुझे आश्चर्य नहीं होगा कि आने वाले 50 सालों में ये भी हो सकता है कि हिंदुस्तान में हिंदी पढ़ाने के लिए शिक्षक शायद बाहर से आएँ, क्योंकि हिंदुस्तान में हिंदी का स्तर बहुत गिरता जा रहा है और अंग्रेज़ी बहुत ज़्यादा यहाँ इस्तेमाल होने लगी है। वहाँ जो हम हिंदी पढ़ाते हैं, उनकी जो रुचि है वो भारतीय संस्कृति, भारतीय भोजन, कपड़े, लिबास, इन सब चीज़ों में ज़्यादा होती है। और क्योंकि उनकी अपनी रुचि है, इसलिए वो इन चीज़ों को सीखने में समय देते हैं और बहुत रुचि से सीखते भी हैं। तो बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो भारतीय मूल के नहीं हैं और बहुत बेहतर काम करते हैं उन लोगों के तुलना में जो भारतीय मूल के हैं। इन लोगों के पास जो वहाँ पर हिंदी सीख रहे हैं, क्या क्या अवसर हैं? वहाँ जो हिंदी सीख रहे हैं, अगर आप रोज़गार के हिसाब से पूछ रहे हैं अवसर, तो सिर्फ हिंदी से उन्हें कोई ऐसा रोज़गार मिलेगा कि उनका जीवन उससे चलेगा, तो ये सही नहीं है। और मेरे ख़्याल से बहुत सी भाषाएं ऐसी हैं जिन्हें हम विदेशी भाषाएं कहते हैं, उनसे रोज़गार से आपका जीवन चलना मुश्किल है। लेकिन हिंदी के और अन्य भाषाओं के क्षेत्र में अनुवाद है, आप पढ़ा सकते हैं। संडे स्कूल्स काफ़ी चलते हैं अमेरिका में, वहाँ पर आप अपनी सेवाएं दे सकते हैं। कुछ लोग बिल्कुल एक समाज सेवा की तरह सेवा करते हैं, कुछ लोग पैसा लेकर सिखाते हैं। तो अवसर हैं, लेकिन सिर्फ उसी से काम चलेगा ये बात सही नहीं है। प्रेमलता जी, भाषा के साथ एक चीज़ और जुड़ी हुई होती है, वो होती है उसकी स्क्रिप्ट या लिपि। और हमारी जो देवनागरी लिपि है, चूँकि रोमन स्क्रिप्ट से बिल्कुल अलग है और बहुत ज़्यादा यूँ देखा जाए तो व्यापक है। कहाँ एक तरफ 26 अल्फ़ाबेट और यहाँ तो इतने सारे आधे अक्षर वो जो भी। तो बताएं कि ये स्क्रिप्ट क्या दिक्कत पैदा नहीं करती, क्योंकि इसे सीखने में शायद ज़्यादा परिश्रम लगता होगा। जी, आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि हमसे मेरा मतलब है जो हिंदी पढ़ाते हैं वहाँ, 1 हफ्ते में या 2 हफ्ते में
पूरी हम उन्हें लिपि सिखा देते हैं। और वहाँ जो हिंदी पढ़ाई जाती है और अन्य विदेशी भाषाएं जो पढ़ाई जाती हैं, उसमें 50 मिनट का एक पीरियड होता है जो हफ्ते में 4 बार होता है। उसे हम 1 घंटा मानते हैं, तो कहते हैं कि 5 घंटे आप पढ़ते हैं। तो 2 हफ्तों में आप समझिए 8 घंटे हो जाते हैं या 9 घंटे हो जाते हैं। और उन 9 घंटों में हमारे विद्यार्थी लिपि को पूरी तरह सीख लेते हैं। ऐसा नहीं है कि उनको बिल्कुल हृदय से स्मरण हो गया है कि ये क्ष क्या है, श क्या है, लेकिन ज़्यादातर जो अक्षर हैं वो सीख लेते हैं। मात्राओं की जहाँ तक बात है, क्योंकि इसमें हमारी हिंदी में मात्राएं हैं, आधे अक्षर हैं, फिर अरबी फ़ारसी से जो शब्द हैं वो अक्षर हैं वो हमने लिए हैं, तो वो सब सीखने में थोड़ा समय लगता है। लेकिन बहुत ज़्यादा परिश्रम सिर्फ लिपि सीखने में करना है, ये नहीं हम कह सकते हैं। जल्दी सीख लेते हैं विद्यार्थी। बहुत सारी चीज़ों ने एक सुविधा भी कर दी है, कुछ लोग इसे असुविधा भी मानते हैं। यानी आप अंग्रेज़ी के कीपैड से अब कुछ टाइप करते हैं और वो हिंदी में आपके सामने अक्षर आ जाता है। तो बताएं कि रोमन अक्षरों का इस्तेमाल करके हिंदी लिखना, इसे आप कितना सही मानती हैं? जिस तरह से हमारा जीवन चल रहा है कि हर चीज़ को लोग बहुत जल्दी कर लेना चाहते हैं, वैसे हालात में ये ऑप्शन ठीक है, आप कर सकते हैं। लेकिन मैं ख़ासकर जब अपने विद्यार्थियों को पढ़ाती हूँ और क्लास में होती हूँ, तो मैं कभी नहीं चाहती कि वो कंप्यूटर का इस्तेमाल करें या फ़ोन का उपयोग करें। मेरी क्लास में हर काम के लिए, हर असाइनमेंट के लिए उन्हें हाथ से लिखना है। और क्लास में अगर वो नोट्स भी लिख रहे हैं तो उन्हें हाथ से लिखने हैं, वो कंप्यूटर पर या आईपैड पर। अब तो ये भी हो गया है कि आईपैड पर वो अपनी अंगुली से लिख सकते हैं, तो वो कुछ जगहों पर वो आप कर सकते हैं। लेकिन आप सिर्फ टाइप कर लेंगे, अंग्रेज़ी और हिंदी में कर लेंगे, वो नहीं चलता है। और कुछ विद्यार्थी हैं जो हिंदी को अगर हाथ से लिख भी रहे हैं तो अंग्रेज़ी में लिखते हैं, तो वो भी मैं अपनी क्लास में अलाउ नहीं करती हूँ। तो लिखने से उनकी जो स्पीड है, गति जो है बढ़ती है, और थोड़े समय बाद वो खुद इस बात की प्रशंसा करते हैं कि जो लिखने के लिए हमें कहा गया है उससे हमारी सिर्फ लिखने की गति ही नहीं बढ़ी, लेकिन हमारी सोच, एक कनेक्शन है आपके ब्रेन मसल्स और आपके फिंगर्स एक कम्युनिकेशन कर रहे हैं कि आपको कैसे लिखना है। तो जब वो आपकी छवि बैठ जाती है आपके दिमाग में, तो आप ठीक से लिखते हैं। अदरवाइज़ जैसे हम न लिखते हैं तो वहाँ पर लोग न का डंडा पहले बनाते हैं। हम लोग न को गोले से शुरू करके फिर डंडे पे जाते हैं, वहाँ पे उल्टा लिखते हैं। अ लिखेंगे वो तो अ का भी डंडा पहले बनाएंगे और फिर अजीब से लिखेंगे, तो सिखाना पड़ता है। लेकिन चुनौतियाँ हर क्षेत्र में हैं और मुझे लगता है कि विद्यार्थी अगर सीखना चाहते हैं तो सीख लेते हैं, और मेरी कक्षा में सब सीखते हैं बहुत अच्छे से। आपने एक संदर्भ दिया था कि हिंदी भाषा के ज़रिए बहुत सारे रोज़गार के अवसर तो वहाँ नहीं है, तो बताएं कि फिर वहाँ का व्यक्ति हिंदी भाषा सीखेगा क्यों और सीख कर करेगा क्या? रोज़गार के अवसर नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ये सही बात नहीं है, कुछ हैं। और अगर आप हिंदी भाषा सीखते हैं तो हिंदी भाषा सिर्फ हिंदी भाषा के लिए नहीं, लेकिन दक्षिण एशियाई संस्कृति जब आप पढ़ाते हैं, सीखते हैं, उसमें भी आपकी हिंदी भाषा काम आती है। धर्म के बारे में लोग सीखते हैं, योग अब काफ़ी वहाँ पे बहुचर्चित है, उसके बारे में अभी लोग सीखते हैं। यहाँ के भोजन, फिल्में। तो हिंदी भाषा का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप क ख ग सीख रहे हैं और सिर्फ वही आपको पढ़ना है, कविताएं और ये सब, लेकिन आपकी भाषा के साथ संस्कृति इस तरह से जुड़ी है कि आप उसे अलग नहीं कर सकते हैं। तो उन क्षेत्रों में भाषा अगर आपको आती है तो आपको एक बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है। प्रेमलता जी, भारत के साथ एक खूबसूरत बात यह है, हमारे यहाँ पर बहुत सारी भाषाएं हैं और बहुत सुंदर भाषाएं हैं, और कुछ ऐसी भाषाएं जो हमारे यहाँ ही एक तरह से जन्मी हैं। तो अतिशयोक्ति नहीं, उर्दू हमारी भाषा है, तेलुगु हमारी दक्षिण की बहुत सारी भाषाएं हैं, मलयालम है, इधर असमी है, बंगाली है। बंगाली तो सच में बहुत सुंदर भाषा है। भारत
भाषाई रूप से बहुत विविध है। जी। तो खाली हिंदी सीखने से ही कैसे काम चलेगा, और क्या दूसरी भाषाओं के प्रति भी, भारतीय भाषाओं के प्रति भी कुछ आकर्षण है? बिल्कुल है। अमेरिका में जो लोग भारतीय भाषाएं या विदेशी भाषाएं जिसे हम कहते हैं वो सीखते हैं, वहाँ का जो ढांचा है वो ये है कि जब आप कॉलेज में आते हैं तो आपको कोई एक विदेशी भाषा लेनी ही लेनी है ग्रेजुएट होने के लिए, जिसे हम यहाँ पर बीए कहते हैं। तो क्योंकि स्कूल में वहाँ पर स्पेनिश और जापानीज़ और अरबी सिखाना शुरू करते हैं। फ्रेंच भी बहुत सारे लोग सीखते हैं। बहुत सी भाषाएं, फ्रेंच, जर्मन, रशियन, बहुत सी भाषाएं सीखते हैं। लेकिन स्कूल के लेवल पर जो पहली कक्षा से 12वीं कक्षा तक है, स्पेनिश का वहाँ पर ज़्यादा बोलबाला है। तो कई लोग कॉलेज में आके स्पेनिश ले लेते हैं, क्योंकि फिर अगर उन्होंने भाषा सीख ली है और उनकी जो भाषा सीखने का जो उनका काम है वो ख़त्म हो गया है, तो फिर उन्हें भाषा नहीं सीखनी। तो एक आसान रास्ता है कि फॉरेन लैंग्वेज का उनका जो रिक्वायरमेंट था वो पूरा हो गया। लेकिन बहुत से लोग हैं जो इस रिक्वायरमेंट के चलते अलग अलग भाषाएं सीखते हैं। तो बांग्ला भी सीखते हैं, तमिल, तेलुगु, पंजाबी, बंगाली, हिंदी। हिंदी उर्दू को वहाँ पर हिंदी और उर्दू नहीं बल्कि हिंदी उर्दू कह के पढ़ाया जाता है बहुत सारे विश्वविद्यालयों में। तो एक साल लोग हिंदी सीखते हैं, फिर उर्दू की स्क्रिप्ट सीखते हैं और फिर तीसरे साल में दोनों को साथ कर देते हैं, क्योंकि बेसिक लेवल जो हमारा है वहाँ पर हिंदी उर्दू आमतौर पर समान होती है। लेकिन दूसरी भाषाएं भी हैं और बहुत अच्छे से चल रहा है काम, और बहुत से लोग कर रहे हैं और सीख रहे हैं। और सारी भाषाओं में जो हिंदुस्तान की हमारी संस्कृति है वो क्योंकि अलग अलग है, जैसे आपने कहा विविध रंग है, विविध आयाम है, तो बहुत से प्रोग्राम ये करते हैं कि एक ऐसा कार्यक्रम करते हैं जहाँ पर सारी भाषाओं के लोग आएं और अपनी भाषाओं के बारे में बात करें, क्या पढ़ा रहे हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं, चुनौतियाँ क्या है। तो अलग अलग भाषाएं पढ़ाई जाती हैं। बिल्कुल। वे लोग जो हिंदी का ककहरा पढ़ रहे हैं और आपसे थोड़ा बहुत सीख रहे हैं, वो इस भाषा को लेकर पहली या दूसरी या कौन कौन सी बड़ी प्रतिक्रिया देते हैं कि आपकी भाषा में ये चीज़ बहुत खूबसूरत है या ये चीज़ हमें अच्छी नहीं लगती? ख़ास तौर पर क्या क्या प्रतिक्रियाएं प्रमुख तौर पर आपको हिंदी को देकर लोग बताते हैं? हमारे जो विद्यार्थी हैं मेनली वो कॉलेज में हैं, तो अभी 12वीं कक्षा पास करके आए हैं वो, और कॉलेज में वो 1 साल या 2 साल बाद आते हैं। कोई पहले साल में आता है, कोई दूसरे साल में आता है। तो कुछ लोग जैसे विदेश विभाग जो है वहाँ पर जो काम कर, फॉरेन मिनिस्टर से कहते हैं हम, तो अमेरिका में भी है। तो वहाँ पर साउथ एशिया उनका फील्ड है, उसमें अगर काम कर रहे हैं तो उसमें वहाँ पर काम होता है उनका। तो वो कहते हैं कि हाँ मैंने ये सुना, मैंने ये सीखा और ये मुझे पता लगा वहाँ पर। जैसे संविधान का एक विषय मैं पढ़ाती हूँ, तो संविधान पर हम काम कर रहे थे। तो मेरी एक छात्रा है जो भारतीय मूल की नहीं है और उनका काम अभी उनको नौकरी मिली है। तो वो कह रही थी कि हाँ संविधान, अधिकार, जिम्मेदारियाँ, ये सारी चीज़ें वहाँ पर कहीं आई थी, तो ये शब्द उन्हें अच्छे लगे, समाज, नागरिकता, इस तरह की चीज़ें। जो भारतीय मूल के बच्चे हैं या विद्यार्थी हैं वो ये कहते हैं कि, या उनका बहुत सारी प्रतिक्रियाएं, क्योंकि मैं 20 साल से पढ़ा रही हूँ तो बहुत लोगों ने बहुत कुछ कहा है। जैसे एक विद्यार्थी था, वो बिस्मिल्लाह खां की शहनाई पर काम कर रहा था। तो जब वो बनारस गया तब उसने बताया कि नदी, बकरी, ये सब चीज़ें उससे याद है, क्योंकि हम क्लास में हम काम करते थे, नाव, पानी, इस तरह की चीज़ें। जो वो भी गैर भारतीय था। और जो भारतीय मूल के लोग हैं वो ये, उनकी प्रतिक्रिया आमतौर पर ये होती कि हम अब दादा दादी से बात करने के लिए हमें कंप्यूटर या फ़ोन नहीं देखना पड़ता है। हम इतना, हमारा अभ्यास हो जाता है कि हम हिंदी में सोच सकते हैं, हमें अंग्रेज़ी में नहीं सोचना है, हम हिंदी में सोचकर उनसे बात कर सकते हैं। तो इस तरह की प्रतिक्रियाएं होती। मैं जानना ये चाह रहा था कि कोई भी भाषा, कोई आदमी उससे रूबरू होता है तो उसमें कुछ चीज़ें उसको विशिष्ट, अलहदा लगती हैं और कुछ चीज़ें लगता है कि ये अलग हैं बिल्कुल। ऐसी हिंदी को लेकर कौन कौन सी चीज़ें लोगों को बिल्कुल अलग लगती हैं कि ये चीज़ आपकी भाषा में अलग है, अलहदा है? जैसे हमारे संस्कृत के जो अक्षर हैं, क्षत्र, ये अलग हैं बिल्कुल, और मात्राएं बिल्कुल अलग हैं, क्योंकि अंग्रेज़ी में मात्रा नहीं होती हैं। जो हमारे लिंग हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, वो हैं अंग्रेज़ी में नहीं होते हैं।
बांग्ला में भी नहीं होते हैं, लेकिन हिंदी में हाँ, ये जो चीज़ें हैं 2-3 जो उन्हें अलग लगती हैं। और समान कि हमारी हिंदी में बहुत सारे शब्द अंग्रेज़ी के भी हैं, तो वो उन्हें समान लगता है कि बस, टेबल, रेल, तो वो ये इस तरह की चीज़ें। प्रेमलता जी, इतने साल अध्यापन के बाद कैसा लगता है, हिंदी की कुछ सेवा कर पाई या नहीं? सही मायनों में तो मुझे लगता है कि जो भी लोग हिंदी पढ़ा रहे हैं वो एक तरह से एक नौकरी की तरह है कि ये हमारी नौकरी और हमें हिंदी पढ़ाना है या हिंदी पढ़ानी है। पिछले कुछ सालों से जब मुझे ये लगा कि हाँ, अब मैं हिंदी पढ़ा सकती हूँ और अब मुझ में वो विश्वास हो गया है कि मैं किसी भी तरह से कोई भी सवाल हो, कोई भी प्रश्न हो, तो मुझे समझ में आ जाएगा। तो उसके बाद से मैंने कुछ पेपर सीखना शुरू किया, कॉन्फ्रेंसेस में जाना शुरू किया, वहाँ और लोगों से मुलाकात हुई। तो ये लगता है कि हाँ, हम जो हिंदी के लिए कर रहे हैं वो थोड़ा सा हटके है, क्योंकि हमारी हिंदी या मेरी क्लासेस में जो हम पढ़ा रहे हैं वो सिर्फ वो नहीं कि ककहरा पढ़ के उसको याद कर लिया और कुछ प्रश्न लिख लिए, उत्तर लिख लिए और आपने कक्षा पास कर ली। मेरा हमेशा से ये ध्येय था कि विद्यार्थी जब क्लास से बाहर जाएं तो 10 साल के बाद भी कुछ हो तो उन्हें याद रहे। जैसे सुप्रभात एक शब्द है, तो अब उन्हें चाहे वो लिखना ना आए, लेकिन वो समझ जाएंगे कि सुप्रभात क्या है, या सुप्रभात गुड मॉर्निंग को बोलना है, नमस्ते, या मुझे कुछ पसंद है। तो ऐसी कुछ चीज़ें, या जिम्मेदारियां, अधिकार, समाज, इस तरह की चीज़ें, त्यौहार हमारे, संस्कृति, होली, दिवाली, इस तरह की चीज़ें कि उन्हें क्लास के बाद भी याद रहे। और तो मुझे लगता है कि हाँ, मैंने सेवा की है। और कहीं कुछ हमारा अगर प्रकाशन होता है, पेपर हमारे कुछ प्रकाशित हुए हैं, कविताएं कुछ मेरी प्रकाशित हुई हैं, तो लगता तो है कि हम कर रहे हैं, लेकिन अभी बहुत कुछ ऐसा करना है कि हमारी हिंदी अंग्रेज़ी की छाया में बिल्कुल सिमट ना जाए, क्योंकि मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में ये ज़्यादा हो रहा है, हर चीज़ में अंग्रेज़ी आ जाती है। वहाँ हम सिखाते हैं कि आप हिंदी को हिंदी रखें और अंग्रेज़ी को अंग्रेज़ी रखें। बाहर की भाषाओं में, विदेशी भाषाओं में हिंदी का कितना सम्मान भारत से बाहर है? हिंदी का सम्मान भारत से बाहर ही ज़्यादा है, ख़ास करके युवा पीढ़ी में। जब मैं हिंदुस्तान आती हूँ तो बड़ा दुखी होता है मन की हमारा जो युवा वर्ग है वो हिंदी को कहाँ लेके जा रहा है। उन्हें अनुस्वार का ज्ञान नहीं है, उन्हें जो उच्चारण है उसकी शुद्धता का बिल्कुल अनुमान नहीं है। तो जब हम वहाँ सिखाते हैं तो अगर आपको आश्चर्य होगा ये सुनकर के कि लोग उच्चारण बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ मुझे नहीं लगता कि उच्चारण शब्द का प्रयोग इतना होता है। अंग्रेज़ी ज़्यादा आ गई है, आप मुझे एक पिक सेंड करें, ये जो टेक्सटिंग की जो भाषा हो गई है, ये क्षय हो रहा है हमारी हिंदी भाषा का। विदेशों में मुझे लगता है कि हम वो काम कर रहे हैं कि हम इस क्षय से हिंदी को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, और उससे मैं खुश हूँ। जाते जाते उदयपुर के तमाम लोगों से क्या कहेंगी? अपनी हिंदी भाषा को सहेज कर रखिए। अपनी भाषा, अपनी संस्कृति बहुत 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 महत्वपूर्ण है। हम अगर इसको नहीं सहेज कर रखेंगे तो दूसरा कोई भी ये प्रयास नहीं करेगा। प्रेमलता वैष्णव जी, आपका हृदय से आभार।